साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत भाई रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए, आप सभी विद्या प्रेमियों के लिए मैं जो हिंदी साहित्य का इतिहास चला रहा हूँ, इस कड़ी में जो पाठ्यक्रम की कड़ी में हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में अब तक हमने विभिन्न जो साहित्य इतिहासकार रहे हैं, जिन्होंने इतिहास के लेखन में परंपरा में साथ दिया था, उनका हमने विस्तार से वर्णन कर दिया है। आज के हमारे प्रसंग में हमने जिनको शामिल किया है, वो हैं प्रकरण में शामिल हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी समीक्षक, आलोचक रहे हैं। खास तौर से ये आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने समीक्षा का भी तमाम तरह के जो ग्रंथ रहे, उन पे जो राइटर रहे हैं, तमाम तरह की जो विधाएँ रही हैं, उन पर इन्होंने टीका-टिप्पणी, समीक्षा ज़बरदस्त लिखा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। रामस्वरूप चतुर्वेदी यानी कि अगर पूछता है तो ये समीक्षक और आलोचक दोनों रहे हैं। कौन? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। ठीक है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के बारे में हम विस्तार से आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का जो जन्म हुआ था, वो 6 मई सन 1931 ईस्वी में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ, जिसको हमने यहाँ लिख दिया है। तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का जन्म 6 मई सन 1931 ईस्वी में कानपुर में हुआ था और आपका स्वर्गवास सन 2003 में हुआ है। ठीक है? तो 6 मई सन 1931 ये मायने रखता है, जब ये नेट जेआरएफ में या असिस्टेंट प्रोफेसर में या पीजीटी में जब जाएँगे, पेपर जब बनता है, उसमें लेखकों का जो सीरियल लगाना होता है, तब 1931 में इनका जन्म का मतलब हो गया सीधे-सीधे। अगर मान लीजिए उसमें सुमित्रा नंदन पंत हैं, तो वो 7 में चले गए, महादेवी वर्मा हैं, तो वो चले गए अ, 7 में चले गए, पंत जी का 19 में चले गए, इस तरह से आप उनका सीरियल लगा सकते हैं। तो बस इसलिए मैं उनका जन्म बता रहा हूँ, 1931। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का जन्म अ, 6 मई सन 1931 को हुआ था। ये बहुत मशहूर हैं, इसलिए इनके इस डेट के बारे में पूछ सकता है, तो 6 मई सन 1931 याद रखिएगा इनका जन्म। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये कानपुरिया थे। रामस्वरूप चतुर्वेदी कानपुर के रहने वाले थे। आपका स्वर्गवास सन 2003 में हुआ था। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के जो प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है, उनका जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इस ग्रंथ से इनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो ग्रंथ इनका रहा है, हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। याद रखिएगा, बार-बार दोहरा रहा हूँ, सुनिए इसे। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का साहित्य इतिहास ग्रंथ है। इस पर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को व्यास सम्मान सन 1996 में दिया गया था। तो याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यह साहित्य इतिहास ग्रंथ डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है और इसका प्रकाशन सन 1986 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसका प्रकाशन 1986 ईस्वी में हुआ था और इसी ग्रंथ पर, हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास पर, इसका प्रकाशन 86 में हुआ था। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी को 1996 यानी इसके अगले 10 वर्ष के बाद, ठीक है, 1996 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो ग्रंथ है इनका, हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ, इसका प्रकाशन लोक भारती प्रकाशन जो पत्र था, लोक भारती पत्र था, उस लोक भारती पत्र से इसका प्रकाशन हुआ। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कौन? रामस्वरूप चतुर्वेदी। बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सुनिए हमारी वीडियो को, लिखने के चक्कर मत पड़िए, सुनिए। जितना सुनेंगे उतना हमारा व्यूज़ भी बढ़ेगा, हमें पैसे भी आएँगे और आप सभी को आपके मानसिक पटल पे जो स्मृति पटल है, वहाँ पे यह चिपकता जाएगा, जल्दी से छूटेगा नहीं। सुनिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का हिंदू साहित्य इतिहास का जो ग्रंथ है, वो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जिसका प्रकाशन 1986 ईस्वी में हुआ था और इसी ग्रंथ पर इनको 1996 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था, जिसका प्रकाशन लोक भारती प्रकाशन ने किया था। इनका एक और ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ये लिखा है। इसके बाद आइए इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने जो हिंदी साहित्य
इतिहास का जो वर्गीकरण किया है उसके बारे में आइए हम विस्तार से आपको बता दें। हमने लिख भी दिया है सुविधा के लिए ताकि आपको ज़्यादा समय ना देना पड़े। तो आइए हम इसको एक-एक करके समझा देते हैं। इसके बाद इनके बारे में जो विशेष बातें हैं वो बता देंगे और इसके बाद इनकी रचनाओं के बारे में बताएँगे। वीडियो लंबी होगी इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊँगा। एक में इनका कथन और इनके साहित्य इतिहास का वर्गीकरण और दूसरे भाग में हम इनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए विस्तार से इनके बारे में आप देख लीजिए सामने जो लिखा है, ठीक है? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी यह समीक्षक रहे हैं, आलोचक रहे हैं, ठीक? आपका जन्म 6 मई सन 1931 में हुआ था कानपुर में। आपका स्वर्गवास सन 2003 ईस्वी में हुआ था। ये हिंदी काव्य का इतिहास है, ठीक है? इनका जो दूसरा ग्रंथ है हिंदी काव्य का इतिहास। ये मिस्टेक हो गया था लिखने में, इसको सुधार लीजिएगा। थोड़ा बोल भी दिया हूँ, गलती हो गई। तो हिंदी काव्य का इतिहास इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, ठीक? उसके बाद हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा 1986 ईस्वी में। इसका प्रकाशन हुआ इसी पर 1996 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इसका प्रकाशन लोक भारती प्रकाशन ने किया था। तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास वर्गीकरण किया है, हिंदी साहित्य को, उसको 4 भागों में किया है। कौन? 4 भागों में। कुल 4 भागों में इन्होंने वर्गीकरण किया है। काल विभाजन इनका, इन्होंने हिंदी साहित्य का जो आदिकाल यानी कि प्राचीन काल रहा है, उस आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल के नाम से पुकारा है। याद रखिए, लिख लीजिएगा कि इन्होंने आदिकाल को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा है? वीर गाथा काल। इसका समय इन्होंने सन इसका समय 1000 से 1350 तक रखा है। 1000 से 1350 तक। दोस्तों डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जो एक चीज़ और सुन लीजिए थोड़ा-सा इसको आगे बढ़ने से पहले कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का ही अनुसरण किया है, मान के चलिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं से उन्होंने उठा लिया है। कुछ संशोधन के साथ इन्होंने थोड़ा बहुत संशोधन किया है। उसके साथ यानी कि कुल मिलाकर के रामचंद्र शुक्ल का ही इन्होंने डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी का ही इन्होंने नकल किया है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। और उन्होंने काल विभाजन को उन्हीं की तरह 4 भागों में बाँट दिया है। तो आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा है, ठीक है? ये ईसवी सन में है, ठीक है? ईसवी सन याद रखिएगा। संशोधन के साथ ये ईसवी सन में इन्होंने किया था। ये सारी चीज़ें वही है ईसवी सन में। याद रखिए विक्रम संवत ना करके आप लोग ईसवी सन इसको मान के चलिएगा। अगर विक्रम संवत करना है तो सीधी-सी बात, ज़ाहिर-सी बात है इससे 57 साल पीछे जब चले जाएँगे तो विक्रम संवत आ जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब 943 ईस्वी को मान कर चल रहा है ये, ठीक है? 943 ईस्वी जब जाएँगे तो वो विक्रम संवत में निकल जाएगा। तो ये ईसवी सन में है, याद रखिएगा। तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने 4 भागों में जो बाँटा उसमें पहला भाग उन्होंने किया आदिकाल। आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया। वीर गाथा काल इन्होंने कहा है। तो पूछता है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने आदिकाल को, हिंदी के आदिकाल को या प्राचीन काल को किस नाम से पुकारा है? तो वो वीर गाथा काल के नाम से पुकारा है, ठीक? इसके बाद इन्होंने मध्यकाल को 2 भागों में बाँट दिया है इन्होंने, ठीक है? जो मध्यकाल है इसको इन्होंने 2 भागों में बाँटा है। तो मध्यकाल को 2 भाग में, एक पूर्व मध्यकाल, एक उत्तर मध्यकाल, ठीक है? तो मध्यकाल को इन्होंने 2 भागों में बाँटा, एक पूर्व मध्यकाल, एक उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल, जैसा कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, साफ-साफ उन्होंने उठा दिया वैसे ही। तो तो पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल नाम दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार पूछता है, इसको रट लीजिए। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया, जिसका समय 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। उसके बाद मध्यकाल को इन्होंने 2 भागों में बाँटा, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल नाम दिया, जिसका समय 1350 से 1650 तक रखा है। 300 वर्षों तक का समय इन्होंने रखा है। तो 1350 से 1650 ईस्वी सन, ये ईस्वी सन है, याद रखिएगा ये ईस्वी सन है। उसके बाद उत्तर मध्यकाल का समय इन्होंने 1650 से 1850 तक रखा। उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीति काल नाम दिया, किसने? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। उसके बाद चौथा नंबर पे है आधुनिक काल। आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल नाम दिया है। इसका समय इन्होंने 1850 ईस्वी से अब तक का
समय रखा है। तो आधुनिक काल को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने गद्य काल नाम दिया। ये बार-बार पूछता है, इसको आप रिपीट कर लीजिएगा। आइए इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट आदि हैं, उनको उनको उनके बारे उनके और उनकी जो उन्होंने जो सफ़र किया इन्होंने, सफ़र से मतलब ये हो गया इन्होंने कवि का काव्य कर्म का जो सफ़र किया उसमें बीच-बीच में कुछ विशेष चीज़ें रही हैं या कथन आदि रहे हैं, उनके बारे में आइए विस्तार से हम बताते हैं आपको, रामस्वरूप चतुर्वेदी के बारे में। इसको विस्तार से लिख लीजिए आप लोग, लिखना हो तो। नहीं भी लिखना तो बार-बार देखते रहिए, आप खुद याद हो जाएगा। वीडियो देखने की ज़रूरत है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आइए, मैं वीडियो रोक कर मिटा करके आगे बढ़ता हूँ, इसको रोक करके लिख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने बताया है, इनके अनुसार ये इन्होंने क्या कहा है, रचना के बारे में कहा क्या है, रचना ही एकमात्र आलोचना का प्रतिमान हो सकती है। इन्होंने कहा है कि रचना ही एकमात्र आलोचना का प्रतिमान हो सकती है, ठीक है? आलोचना का प्रतिमान हो सकती है, प्रतिमान हो सकती है। यह स्टेटमेंट किसने कहा? यह बार-बार नेट जेआरएफ और भी जो बड़ी परीक्षाएँ होती हैं, उनमें पूछता है। टीजीटी, पीटी भी पूछ देगा तो क्या उखाड़ लेंगे? ज़रूरी है कि पढ़ना। इसीलिए पढ़िए, हर चीज़ को पढ़िए, विस्तार से पढ़िए। विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। मेरी तरह आपको कोचिंग पढ़ाकर जीविका चलाएँगे, ठीक है? विस्तार से पढ़िए, विस्तार से नहीं पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं 1 नंबर, 2 नंबर, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न से आपका नहीं होगा। मैंने भी शुरू-शुरू में शॉर्टकट पढ़ा, खूब पढ़ा, शॉर्टकट चीज़ें, पढ़ते-पढ़ते उम्र गुज़र गई, कहीं न कहीं 2-4 नंबर से रुक जा रहा है। जीविका चलाने के लिए मैं ये चला रहा हूँ कोचिंग सेंटर। तो रचना ही एकमात्र आलोचना का प्रतिमान हो सकती है, यह किसने कहा है? तो यह रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। लिख लीजिए। बने बनाए प्रतिमानों के आधार पर रचना का समुचित मूल्यांकन संभव नहीं है, ठीक है? आगे इन्होंने कहा कि बने बनाए प्रतिमान पर बने बनाए प्रतिमान पर रचना का समुचित मूल्यांकन संभव नहीं है। रचना का समुचित मूल्यांकन संभव नहीं है, ठीक है? रचना ही एकमात्र आलोचना का प्रतिमान हो सकती है। बने बनाए प्रतिमान पर रचना का समुचित मूल्यांकन संभव नहीं है। किसने कहा है? यह रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। भक्ति काल के बारे में इन्होंने क्या कहा है, याद रखिएगा। भक्ति काल तो भक्ति काल के बारे में इनका कथन, भक्ति काल के बारे में कथन क्या है इनका, इन्होंने कहा है, ठीक है? ये नेट जेआरएफ इत्यादि में जो बनता है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भक्ति के काल के बारे में इनका जो कथन है, स्टेटमेंट है, उसको नोट कर लीजिए। इन्होंने भक्ति काल के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा है, ठीक है? कि भक्ति काल हिंदी समाज की उदारतम चेतना का दस्तावेज है। भक्ति काल उन्होंने क्या कहा है? भक्ति काल हिंदी समाज की उदारतम भक्ति काल हिंदी समाज की, याद रखिएगा, भक्ति काल हिंदी समाज की उदारतम चेतना का दस्तावेज है। उदारतम चेतना का दस्तावेज है। यह किसने कहा भक्ति काल के बारे में, या किसने स्टेटमेंट दिया है? हाँ? तो यह डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने दिया, याद रखिएगा। यह बहुत एक पूछता है, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ में ये पूछेगा या पीजीटी में भी पूछता है कि भक्ति काल हिंदी समाज की उदारतम चेतना का दस्तावेज है। यह किसने कहा? तो यह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा, ठीक है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि भक्ति काल हिंदी समाज की उदारतम चेतना का
दस्तावेज है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी यह शुक्ल जी से प्रभावित है। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी जी आचार्य शुक्ल जी से प्रभावित हैं। शुक्ल जी से प्रभावित हैं। रामचंद्र शुक्ल जी से ये प्रभावित है। इन्हीं के प्रभाव से उन्होंने काल विभाजन लगभग रामचंद्र शुक्ल जी के जैसा ही किया, वही उसे सेम उतार दिया लगभग। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी आचार्य शुक्ल जी से प्रभावित, हाँ, ये पूछ सकता है कि ये किससे प्रभावित हैं, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी से ही प्रभावित हैं। इन्होंने शुक्ल जी की परंपराओं को गंभीरता से पुनर्परिभाषित किया। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने जो रामचंद्र शुक्ल जी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्र शुक्ल जी की जो परंपरा रही है उसको पुनर्परिभाषित किया था। भाषा और साहित्य के गहरे संबंधों की खोज उनकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है, एक विशेषता रामस्वरूप चतुर्वेदी की क्या है कि भाषा और साहित्य के गहरे संबंधों की खोज इन्होंने किया था। भाषा और साहित्य, भाषा और साहित्य, ठीक है, भाषा और साहित्य के गहरे संबंधों की खोज के गहरे संबंधों की खोज, संबंधों की खोज, ठीक है, इनकी प्रमुख विशेषता है, प्रमुख विशेषता है। ये पूछेगा, स्टेटमेंट पूछेगा जब नेट में जाएंगे। ठीक है, तो उसमें पूछता है, चार ऑप्शन देगा कि इसमें से कौन ऑप्शन गलत है। तो इसमें से इस तरह से बनेगा प्रश्न। याद रखिएगा कि भाषा और साहित्य के गहरे संबंधों की खोज रामस्वरूप चतुर्वेदी की प्रमुख विशेषता है। यह बात सही है कि गलत है, क्योंकि ये बात सही है। ठीक है, इस तरह से स्टेटमेंट देगा। दूधनाथ जी ने कहा है कि दूधनाथ जी ने इनके बारे में एक स्टेटमेंट कहा है। तो अभी थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है तो आप लोग इसे लिख लीजिए, लिख के मैं मिटा करके ऊपर से फिर से लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, अब आइए दूधनाथ सिंह के अनुसार। ठीक है, दूधनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह के अनुसार इनके बारे में दूधनाथ सिंह ने क्या कहा है। ठीक है, दूधनाथ सिंह के अनुसार उन्होंने कहा क्या है कि वे शुक्ल के बाद, अर्थात वे मतलब राम स्वरूप चतुर्वेदी, वे शुक्ल के बाद, शुक्ल के बाद, यानी कि वे का मतलब हो गया राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये दूधनाथ सिंह ने कहा है। ठीक है, क्या कहा है कि वे शुक्ल के बाद दूसरे आलोचक हैं जिन्होंने, वे शुक्ल के बाद दूसरे आलोचक हैं, आलोचक हैं। ये राम स्वरूप चतुर्वेदी के बारे में दूधनाथ सिंह कह रहे हैं कि वे, यानी कि राम स्वरूप चतुर्वेदी जी शुक्ल के बाद दूसरे आलोचक, दूसरे आलोचक हैं। ठीक है, दूसरे आलोचक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, जिन्होंने जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का वे शुक्ल के बाद दूसरे आलोचक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की कठिन चुनौती स्वीकार की, लिखने की, लिखने की कठिन चुनौती स्वीकार की, चुनौती स्वीकार की, स्वीकार की। याद रखिएगा कि यह किसने कहा है, चुनौती स्वीकार की। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखकर दिखा दिया कि, और
हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य की संवेदना, हिंदी साहित्य की संवेदना, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य, ठीक है, और और संवेदना का विकास, संवेदना का विकास, यह मैंने बता ही दिया किनका ग्रंथ है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिख लिख कर दिया, ठीक है, लिख कर दिया, लिखा दिया, लिख कर दिखा दिया, ठीक है। इसको लिख लीजिए। यह पूछेगा कि यह स्टेटमेंट किसने कहा है, तो यह दूधनाथ सिंह ने कहा है। वे शुक्ल के बाद दूसरे आलोचक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की कठिन चुनौती स्वीकार की और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखकर यह चुनौती स्वीकार किया। यह किसने कहा है, तो यह दूधनाथ सिंह ने कहा था। विवेक शुक्ल के बाद, यानी कि विवेक मतलब कौन, यानी कि राम स्वरूप चतुर्वेदी, ठीक। तो दूधनाथ सिंह ने राम स्वरूप चतुर्वेदी के बारे में कहा है कि वे, यानी कि राम स्वरूप चतुर्वेदी शुक्ल के बाद दूसरे आलोचक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की कठिन चुनौती स्वीकार की और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखकर इसे दिखा दिया, ठीक है। इसमें आधुनिक काल पर अधिक बल दिया गया। इनका जो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है, इस पर आधुनिक काल पर ज्यादा बल दिया गया। इन्होंने नए पत्ते, नई कविता, क ख संपादन किया। तो याद रखिएगा, इन्होंने जो पत्रिका का जो संपादन किया था उसके बारे में आइए लिख लेते हैं। अभी इसको लिख लीजिए, मैं रोक कर मिटाने जा रहा हूँ, वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने संपादन की, किसका, पत्रों का संपादन, पत्रों का संपादन, यह प्रश्न बनता है इसलिए याद रखिएगा। इन्होंने किन किन पत्रों का संपादन किया था, याद रखिएगा। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने नए पत्ते पत्र का संपादन किया, पहला नए पत्ते, ठीक ठीक, नए पत्ते पत्र का संपादन किया। नई कविता का संपादन किया, नई कविता, ठीक है, नई कविता पत्र का संपादन किया। क ख ग एक पत्रिका थी, क ख और ग, ठीक है, क ख ग पत्रिका, ठीक। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने जो संपादन किया है, वो पत्रों का संपादन कौन कौन से, इन्होंने नए पत्ते पत्र का संपादन किया, नई कविता पत्र का संपादन किया तथा क ख ग पत्रिका का भी संपादन किया। तो इन्होंने इतने पत्रों का संपादन किया है। दोस्तों, हमने ये राम स्वरूप चतुर्वेदी की जो वीडियो है, अगर इनकी रचनाओं के बारे में बताएंगे हम तो लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए हम इनको दो भागों में बना रहे हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी का जी का यह प्रथम भाग है, जिसमें उनकी व्यक्तिगत जानकारी तथा उनके ग्रंथों की जानकारी तथा उनके बारे में स्टेटमेंट, कथन आदि हमने बताया। उनके जन्म की बार जानकारी बताया हमने, उनके जो साहित्य का इतिहास रहा है, उसके बारे में उसका वर्गीकरण हमने किया है। तो इनकी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अगली वीडियो में इनकी राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की रचनाएं होंगी। और अंत में आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को, जिसका नाम है मधुशाला तथागत बाई रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र को, आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देंगे। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।